नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ण विचार पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल हमने वर्ण विचार में स्वरों से संबंधित चीज़ें देखी, जिसमें स्वर किसे कहते हैं, वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है और स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। आज हम व्यंजन से संबंधित चीजें देखने वाले हैं कि व्यंजन क्या है, कितने हैं, किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो उम्मीद है आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विविध से अबाध गति से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, नहीं निकलती, यानी जो वायु है वो रुक रुक कर, यानी कि मतलब वायु रुकावट या घर्षण के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कल हमने, अगर हम बात करते हैं स्वरों की, तो स्वरों में हमने पढ़ा कि इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, ये मुख विविध से अबाध रूप से बाहर निकलते हैं। इनके उच्चारण में कोई रुकावट या घर्षण नहीं होती है। ठीक है, आज हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन में हम देख रहे हैं कि ये अबाध गति से बाहर नहीं निकलते। इनका उच्चारण के वक्त ये जो वायु होती है वो रुकावट या घर्षण से बाहर निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यंजन होते हैं ना, ये अबाध गति से बाहर नहीं निकलते, ये स्वतंत्र नहीं होते। कोई भी व्यंजन है वो स्वर की मदद से बोला जाता है, ये आपको पता होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क, एक ये व्यंजन है क। तो ये जो क है ना, ये कैसे मिलकर बना है? क में हलंत लगाया और प्लस यहाँ से एक स्वर निकला जिसे हम कहेंगे ओ। ठीक है, तो क और अ के मेल से ये क बना है, इसमें क में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो सभी जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की मदद से ही बोले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ये आपको शायद पता होगा। और वो कौन कौन से हैं ये हमने नीचे देखे हैं, लिखे हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे जो स्वर हैं, व्यंजन है, ये कितने हैं? इनकी संख्या है 33। ठीक है, 33 इनकी संख्या है, आप गिन सकते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अगर हम यहीं पर, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं व्यंजनों व्यंजनों की, तो इसमें हमने देखा कि तालव्य श, मूर्धन्य स, दंती स और ह, यहीं तक हमने जो है व्यंजनों को लिया है। इसके बाद जो श, त्र, ज्ञ आते हैं, इनको हमने व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखा है, क्योंकि ये जो व्यंजन है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। और जो व्यंजन होते हैं वो 33 यानी 33, इनकी संख्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे है व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। उसमें से ये दो प्रकार हैं, एक इसमें है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर यानी कि वो किस भाग से उच्चारित हो रहा है, उनका मुख के किस भाग से निकल रहे हैं। और दूसरा आता है प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला था उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो मुख के किस भाग से इनका उच्चारण हो रहा है, उस आधार पर हम इनको समझने वाले हैं। देखते हैं, तो सबसे पहले आता है कंठ्य। ठीक है, यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण गले यानी कंठ से होता है। अब वो कौन कौन से हैं? वो हैं ये सब। ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ और ह। ठीक है, ये जो इसमें आपको देख रहा होगा क, ख, ग, घ, ङ, यानी कि ये कहलाता है क वर्ग। क्या कहलाता है? क वर्ग। ठीक है, ये सही से लिखा नहीं जा रहा है इसमें। तो ये क से ङ तक। ठीक है, ये क्या है? क से ङ तक, ये हो गया आपका क वर्ग। और उसके बाद जो है ह, ये अलग से है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क वर्ग, इसके अलावा एक आपको जो देखने को मिल रहा है ह। क वर्ग में कितने व्यंजन है? क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ग, हम अगर हम वर्गों की बात करें तो व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। ठीक है,
और जो क वर्ग है उसमें कितने व्यंजन है? 5 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ङ। उसी प्रकार से च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ठीक है? तो ये सभी क्या होते हैं? वर्ग हैं, मतलब व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। ठीक है? ये हम देख रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि इनका उच्चारण किस भाग से होता है। तो कंठ से हमने देखा कि इतने आ रहे हैं। ठीक है? क, ख, ग, घ, ङ और ह। ठीक है? इतने व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ यानी गले से होता है। अब हम आगे देखते हैं तालव्य से। तालव्य से कितने व्यंजनों का उच्चारण होता है? तो जो च वर्ग होता है उसको हम डालते हैं किसमें? इसमें, तालव्य में। ठीक है? च, छ, ज, झ, य और य और तालव्य श। ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये श जो है ये तालव्य श है, तो ये तालु से ही इसका उच्चारण होगा। ठीक है? तो तालु कौन सा भाग होता है मुख का? जो आपके जीभ है, जीभ के जो जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है कोमल सा, उसे हम कहते हैं तालु। ठीक है? यानी ऊपर वाले जो दांत हैं उनके पीछे का हिस्सा। ठीक है? वो होता है तालु। ठीक है? तो तालु वाले भाग से कितने व्यंजन निकल रहे हैं? तो च, छ, ज, झ, य और उसके अलावा य और स। ठीक है? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। अगर हम कंठ से देखते हैं तो इसमें इसको हम लिखते हैं अकुह। ठीक है? अकुह। अकुह। तो इसमें अकुह में जो अ है ना, अ का मतलब हो गया ओ कॉमा आ। ये हमने कल पढ़ा है कि अ और आ का जो उच्चारण होता है वो किससे होता है? कंठ से होता है। और जो इसमें क दिख रहा है ये क हो जाएगा आपका क वर्ग। क्या हो जाएगा? क वर्ग। और ये जो ह है ना ये हो जाएगा इसके अलावा ह। यानी कि जो अकु है ये शब्द आपको ध्यान रखना है किसके लिए? कंठ के लिए। अ से इसमें अ और आ जाएंगे, क से इसमें क वर्ग आ जाएगा और ह से ह। ठीक है? ये सभी जो स्वर और व्यंजन है इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। उसी प्रकार से तालु वाले भाग के लिए एक जो ट्रिक है वो है इचुयस। ठीक है? इचुयस। ये तालव्य विषय है यहाँ पर। अब इसमें आपने ध्यान रखना है ई से क्या आ रहा है? ई कॉमा बड़ी ई। ठीक है? और उसके बाद चौ से चौ वर्ग इसमें आ जाएगा और ये य है और ये श है। ठीक है? इचुयस ये आपको ध्यान रखना है। इचुयस तालव्य, इचुयस तालु। ठीक है? यानी कि छोटी ई बड़ी ई चौ वर्ग और य और तालव्य श का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तालु से हो रहा है। अगर आपको ये शब्द अगर याद रहा तो आप वैसे ही इसको कर लोगे, क्योंकि इसमें जो ये सौ है ना ये तालव्य श है। ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा शब्द ही तालु से उच्चारित हो रहा है। ठीक है? अगला हम देखते हैं मूर्धा। ठीक है? मूर्धन्य या फिर इसे मूर्धा भी कहते हैं। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ और ये वाला सौ, यानी इस सौ को हम मूर्धन्य सौ ही भी कहते हैं। ठीक है? अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें पूरा आपका टॉ वर्ग है। ठीक है? उसके अलावा जो ये ड है ये जिसके नीचे बिंदु है और एक आ गया ढ उसके नीचे भी बिंदु है। ठीक है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं जो ड और ढ से ही विकसित हुए हैं। ठीक है? समझ रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूं मैं। यानी कि मतलब जो ये ड और ढ है उन्हीं से ये ड और ढ भी निकले हैं जिसके नीचे बिंदु लगा रखा है। ठीक है? तो ये सभी क्या होते हैं? मूर्धा से इनका जन्म होता है कहो, या फिर मूर्धा से उच्चारित होते हैं ये शब्द, ये अक्षर। ठीक है? ये व्यंजन शब्द तो कहाँ से निकल रहे हैं? मूर्धा से निकल रहे हैं। कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, अणा, उसके अलावा ड, ढ और ये श। ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी एक ट्रिक अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऋतु रसाणा। क्या कहते हैं? ऋतु। ऋतु। इससे लिखते हैं इसको फिर से री। ठीक है? ऋतु रसाणा, रसाणा। ठीक है? इस तरह से हम इसको कुछ लिख सकते हैं ऋतु रसाणा। इसमें जो री है ना ये री, अब हमने देखा कि जो स्वर होते हैं 11 होते हैं उसमें से एक री भी होता है। ये री भी मूर्धा से उत्पन्न होता है और ये टॉ इसमें हम देखते हैं टॉ वर्ग। और जो र होता है ना ये भी मूर्धा से उत्पन्न होता है और ये आपका पेट कटा सौ, इसे कहते ही मूर्धन्य सौ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब किससे उत्पन्न हो रहे हैं? ये अण तो आपको पता ही है, अण तो टॉ वर्ग में ही आ जाता है। तो ये सब के सब कहाँ से? मूर्धा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है? ऋतु रसाणा, ऋतु रसाणा। ठीक है? ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हो। ऋतु रसाणा। री आपको पता चल गया है। कल वाली क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा
ये मूर्धा से उत्पन्न होता है, उच्चारण होता है इसका। ये ट वर्ग हो गया, ये र, ये आपका पेट कटा सो, इसे हम मूर्धन्य सो ही कहते हैं, ये अणा हो गया। ठीक है, तो ये सब किससे उत्पन्न हो रहे हैं? मूर्धा से यानी मूर्धन्य से। अब हम बात करते हैं दंत्य से। ठीक है, दंत्य से, तो दंत्य मतलब दांत वाला पोर्शन हो गया, नाम से ही आपको लग रहा होगा। तो दंत्य में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से व्यंजन इसमें आते हैं? तो जो त वर्ग है अपना वो पूरा इसी में आता है, त थ द थ न। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी एक वैसे ट्रिक होती है, उसे हम कहते हैं तुलसी। सॉरी, ये लिखा नहीं जा रहा साफ से, तुलसी। ठीक है, तुलसी। इसमें ना ये त वर्ग और उसका लॉ, और ये इसका इसका तो नाम ही दंत्य स होता है। ठीक है, इसमें मैंने थोड़े कम वो लिखे हैं, व्यंजन लिखे हैं, तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि लॉ और सो, ये जो है ना, ये भी इनका उच्चारण भी दांत से होता है, दंत्य वाले भाग से होता है। ठीक है, तो तुलसी और जो ये एक आपका ट्रिक हो गया तुलसी, इससे आपको पता चल जाएगा तो वाला तो वर्ग यानी तो थ द थ न, उसके अलावा लॉ, और ये आपका ये दंत्य स हो गया। ठीक है, इसका तो नाम ही दंत्य स है। तो ये सब किससे निकलने? दंत्य वाले भाग से। तो इसमें आपको ना 3 वर्ण, और इसमें मतलब आपको लॉ भी जोड़ना है और एक ये सौ भी जोड़ना है। ठीक है ना, किसमें? दंत्य वाले भाग में। ये सब किससे उच्चारण हो रहे हैं? उच्चारित होते हैं दंत्य से। अगला आ गया ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होता है होंठ। क्या होता है? होंठ। ओष्ठ से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वो कौन कौन से हैं? वो है प वर्ग, यानी प फ ब भ म। इसके अलावा अगर हम स्वरों में भी देखेंगे तो उ और बड़ा ऊ। ठीक है, इनका उच्चारण भी कहाँ से होता है? ओष्ठ यानी कि होठों से। ठीक है, तो तभी हम मतलब इसकी एक ट्रिक होती है उपू, उपू पछामा या फिर उपू। ऊ से आपका ऊ और बड़ा ऊ, और प से आपका प वर्ग। ठीक है, ये सब ओष्ठ से निकलते हैं। अब ये है आपका वत्रस्य। ठीक है ना, वत्रस्य मतलब ये दांत के ही जड़ से या दांत के ही आसपास वाले भाग से निकलते हैं। ये आपको रटना ही पड़ेगा। खैर रटने तो आपको सभी पड़ेंगे, ठीक से याद तो होंगे मतलब वैसे समझ तो आप इनको सकते नहीं है प्रॉपरली। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से व्यंजन वर्ण इसमें है? तो ज र ल स न। ठीक है, जरलस, जरलस, और उसके बाद है न। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ना आजकल क्वेश्चन काफी बनते हैं वत्रस्य व्यंजन, और आपसे मतलब डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जामिनर एग्जाम में कि इसमें से निम्न में से कौन सा वत्रस्य व्यंजन है। ठीक है, ज र ल स न, इसके अलावा कोई भी व्यंजन होगा तो वो वत्रस्य व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला आता है दंत ओष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ मतलब दांत और होंठ, इन दोनों से निकलता है कौन? वो। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये थे हमारे पहले जो हमने पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर इतने तरह के व्यंजन थे। अब आता है प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर। इस आधार पर अगर हम बात करते हैं, इस आधार पर व्यंजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक आ गया आपका श्वास की मात्रा के आधार पर, दूसरा स्वर यंत्री में स्वर यंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर। ठीक है, यानी कि उच्चारण करने पर क्या होता है ना, कंठ में कंपन होता है। कंठ मतलब गला, या फिर हाँ मतलब जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हो तो उससे क्या होता है कि जो स्वर यंत्री होती है, कंठ होता है, उसमें कंपन होता है। तो उस आधार पर भी इनको बांटा गया है। और तीसरा आता है श्वास के अवरोध प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, यानी कि मतलब जब आप कोई शब्द बोलोगे तो उसमें क्या होगा कि घर्षण वगैरह होगा। ठीक है, श्वास के अवरोध के प्रक्रिया के आधार पर। तो इस प्रकार से भी व्यंजनों को बांटा गया है। इसमें हम देखते हैं आगे। अब इसमें है श्वास की मात्रा के आधार पर, जो हमने पहला पढ़ा श्वास की मात्रा के आधार पर। तो श्वास की मात्रा के आधार पर फिर से इन व्यंजनों को 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक हो गया अल्प प्राण, दूसरा हो गया महाप्राण। ठीक है, अब आपको इनके नाम से ही लग रहा होगा शायद, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अल्प प्राण मतलब अल्प मतलब कम होता है, महा मतलब अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्राण शब्द है ना, मतलब एक्चुअली हम वायु को प्राण वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण वायु। ये भी आपको ध्यान रखना कि वायु को हम क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं।
तो इसीलिए हम अल्प के साथ प्राण शब्द का यूज किया गया है और महा के साथ भी प्राण शब्द का यूज किया गया है। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलेगी उसे हम कहेंगे अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलेगी, अधिक प्राण वायु बाहर निकलेगी, उसे हम कहेंगे महाप्राण। तो थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, मुख से निकलने वाली जो हवा है, वायु है, वो कम निकलेगी, उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। अब अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? ये सब है अल्प प्राण। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क ग ङ च ज य ट ड, फिर ये वाला ड, फिर अण त द न प ब म य र ल व। ठीक है, तो इसको ना आसान एक इसकी जो ट्रिक है उसमें ये आता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। मैं आपको बता चुका हूं कि व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क च ट त प, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, ठीक है, कौन कौन सा वर्ण? इन पांचों ये जो वर्ग हैं इनका पहला वर्ण और उसके अलावा तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है, तो इन सभी वर्णों से इन सभी जो वर्ण आएंगे, ये सभी व्यंजन वर्ण क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ठीक है, अल्प प्राण होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहला है, तीसरा है, पांचवा है, प्रत्येक वर्ग का है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से आ रहे हैं हमने देखा अभी यहाँ पर, ये यर अलावा। ठीक है, इसके अलावा इसमें यर अलावा भी आते हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये चार ये भी इसमें शामिल रहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, उसके अलावा य र ल व। ठीक है, ये चार वर्ण इसके आते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? अल्प प्राण व्यंजन में। ये सब कौन से व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन है। इनके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है, यानी कि क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न। ठीक है, ये सब क्या है? अल्प प्राण है। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण मतलब जिन ध्वनि या फिर जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत अधिक मतलब अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? जो ऊपर छूट गए थे वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आ जाएगा, जो ऊपर नहीं था। ऊपर पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन था, छूटा कौन सा? दूसरा और चौथा छूट गया, तो दूसरा और चौथा महाप्राण में आ गया। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सा आ गया? और इसके अलावा इसमें आ गए ये सभी सौ, पेट कटा सौ, फिर ये दंती सौ और ये हो। ठीक है, ये सब इसमें आगे किसमें आ गए? महाप्राण व्यंजनों में आ गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप अल्प प्राण भी याद कर लेते हो कि जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण और उसके अलावा य र ल व आते हैं, और जो छूट गए वो किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। यानी दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और उसके अलावा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब। अगला हम देखते हैं, इसमें अगला विभाजन किया गया है स्वर व्यंत्री में श्वास या कंपन के आधार पर। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप इन सब का। यानी कि जो अभी मैंने पढ़ाया आपको अल्प प्राण, महाप्राण, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक एग्जाम में, और आगे भी इनकी आशंका रहती है पूछे जाने की। और कंपन के आधार पर भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कंपन के आधार पर मैं आपको बता चुका हूँ, शायद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि बोलते समय क्या होता है कि वायु के प्रवाह से कंठ में स्थित स्वर यंत्र में क्या होता है? कंपन होता है। तो इस आधार पर व्यंजनों को फिर से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी आपसे सीधे सीधे एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि श्वास में कंपन के आधार पर कितने भागों में व्यंजनों को बांटा गया है? तो दो भागों में, एक सघोष व्यंजन और एक अघोष व्यंजन। ठीक है, और या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि निम्न में से पहचानो कौन सघोष है, कौन अघोष है, या कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से इसमें लगातार बनते आए हैं। तो अब हम देखते हैं पहला सघोष व्यंजन, फिर हम देखेंगे अघोष व्यंजन। सघोष की अगर हम बात करते हैं तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होता है। ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था
कि बोलते समय क्या होता है, वायु के प्रवाह से कंठ में स्थित स्वर यंत्री में कंपन होता है। ठीक है, तो या तो कंपन होगा या फिर कंपन नहीं होगा। तो सघोष व्यंजन में क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, सघोष व्यंजन वो व्यंजन कहलाएंगे जिनके उच्चारण में स्वर यंत्री में कंपन होता है। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, वो सारे व्यंजनों की लिस्ट हमने आपको दे दी है, वो है ये। यानी कि ग घ ङ जो झो य डो ढो न, ठीक है, दो धो न, भो म, उसके अलावा य र ल व और ह। तो आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, यानी कि गौ जो है, को जो क वर्ग है उसका तीसरा वर्ण है क ख ग। ग कौन सा वर्ण हो गया, तीसरा। घ हो गया चौथा, ङ हो गया पांचवा। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण या व्यंजन किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। ठीक है, सघोष में आएंगे। और इसके अलावा सघोष में और कौन कौन से आ रहे हैं, देखो य र ल व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन भी किस में आ रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन भी सघोष व्यंजनों में आ रहे हैं। ठीक है, य र ल व। और उसके अलावा एक ह भी आ रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, सघोष व्यंजनों में। ये मतलब आपको ना, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे। या फिर मतलब रटना नहीं चाहते हो तो उसके लिए एक मतलब आसान तरीका ये होता है कि एक बार पढ़ लिया, फिर शाम को फिर पढ़ लिया, फिर एक दो दिन बाद फिर पढ़ लिया। ठीक है, तो यानी कि जब आप रिवीजन करोगे तो एक बार से फटाफट देख लोगे तो बाद में ये चुटकियों में ऐसे ही याद हो जाते हैं, कुछ ही दिनों में मतलब। ठीक है, तो फिर तो आपको याद हो जाएगा। फिर अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको एक बार याद होने के बाद भी आप भूल जाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। अल्प प्राण था, महाप्राण था, या सघोष था कि अघोष था, सब मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको रिवीजन बराबर करते रहना है। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप कुछ नया पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक ही किताब को 10 बार पढ़ना बहुत जरूरी है, 10 किताब एक बार पढ़ के कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सघोष व्यंजन हम पढ़ चुके हैं। सघोष व्यंजन में हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और पांचवा व्यंजन। ठीक है, ये कौन से व्यंजन होंगे, सघोष व्यंजन होंगे। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से आ रहे थे, इसके अलावा इसमें य र ल व और ह। य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गए और एक आ रहा है इसमें ह। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, सघोष व्यंजन में। अब हम बात करते हैं अघोष। तो हमने जैसे देखा सघोष में कंपन हो रहा था, इसमें कंपन नहीं होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्री में कंपन नहीं होता है उसे हम कहते हैं अघोष व्यंजन। अब जो व्यंजन सघोष में छूट गए थे वो सब अघोष में डाल दिए। ठीक है, यानी कि ये सब क ख च छ ट ठ त थ प फ, तालव्य श, मूर्धन्य स और दंती स। ठीक है, अब इसमें देखो, ऊपर में हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन था। ठीक है, इसमें कौन सा हो गया, पहला दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, जैसे क ख, क जो है क वर्ग का पहला वर्ण हो गया, ख जो है दूसरा हो गया। उसी प्रकार से च वर्ग का च जो है पहला व्यंजन हो गया, छ दूसरा हो गया। ठीक है, और इसके अलावा इसमें तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स, इन तीनों को भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें भी ना आपसे क्या होता है ना, कभी कभी ये जो ह आया है, ह, इसको मेनली ध्यान रखना कि ह किस में आ रहा है। ह आता है सघोष में। ठीक है, लेकिन ह यहाँ अल्प प्राणों में भी अगर हम इसको देखते हैं तो ये महाप्राण में गिना जाता है। ये पूरे इकट्ठे महाप्राण में है। देखो तालव्य श, मूर्धन्य स, दंती स और ह, है ना। यहाँ पर सघोष अघोष में जो है ये सघोष में है, केवल सघोष में इन सब में से केवल ह है। ठीक है, केवल ह है, और बाकी सब किस में है, अघोष में है। ठीक है, बाकी सब अघोष में आ रहे हैं, अघोष व्यंजनों में आते हैं। तो आपको ये भी चीज इसमें ध्यान रखनी है भैया कि ह को मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, ह से हल, यानी ये वाला जो ह है इसको आपको मेनली ध्यान रखना है कि ह किस में आ रहा है, अघोष में आ रहा है कि सघोष में आ रहा है। ह किस में आ रहा है, सघोष में आ रहा है, जबकि तालव्य श, मूर्धन्य स, दंती स ये तीनों किस में आ रहे हैं, अघोष में आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अब है इसका तीसरा भाग, हम देखेंगे स्वर के अवरोध प्रक्रिया के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो भैया श्वास के अवरोध के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण कर दिया है इन्होंने। तो इस आधार पर स्वरों को निम्न प्रकार से बांटा गया है।
पहला आता है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। अब ये जो स्पर्शी व्यंजन होता है ना, इसमें सभी वर्ग आते हैं, यानी कि व्यंजन के प्रत्येक वर्ग, ठीक है, यानी कि पांचों वर्गों को इसमें रखा गया है। उन यानी कि मतलब टोटल कितने हो गए, 25 हो गए, कितने हो गए, 25 हो गए। 25 व्यंजन यानी कि पांचों वर्गों में जितने भी व्यंजन आते हैं वे सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। एक तो आ गया आपका क वर्ग, उसके बाद आ गया आपका च वर्ग, फिर आ गया आपका ट वर्ग, फिर त वर्ग, और फिर आखिरी आ गया प वर्ग। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इनकी संख्या कितनी होगी, टोटल 25 होगी। और ये सबके सब कौन से व्यंजन होंगे, स्पर्शी व्यंजन होंगे। कौन से व्यंजन होंगे, स्पर्शी, स्पर्श व्यंजन इनको हम कहते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं नीचे। इसके अलावा इसमें संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, यानी कि ये व्यंजन ऐसे होते हैं, इनके उच्चारण में क्या होता है कि संघर्ष के साथ ये बाहर निकलते हैं, या घर्षण के साथ बाहर निकलते हैं, या फिर ऊष्मा, मतलब कि घर्षण होता है ना तो ऊष्मा निकलती है, तो इनको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, स, दंती स, यानी और आ गया ह। तो इन चारों को हम किस में रखते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। किस में रखते हैं, संघर्षी व्यंजन, या फिर इसी को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये बताऊं, ये लिखना भूल गया इसमें। जैसे स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25 हो गए, लेकिन इसके अलावा एक आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, स्पर्श संघर्षी। इसमें आते हैं चौ वर्ग, ठीक है, तो चौ वर्ग जो है वो स्पर्श संघर्षी में आता है, ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए पांचों वर्ग के। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन मैंने आपको बताया अभी अभी किसमें, चौ वर्ग आता है, चौ वर्ग, चौ छो जो छो या, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं इसको। संघर्षी व्यंजन कौन से हो गए, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और हो, ठीक है, ठीक है। इसमें संघर्षी व्यंजन हो गए ये चारों। इसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हो गए, य, र, ल और व, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो गए, य, र, ल, व। अब हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं ना, इनको हम द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण यानी कि दो गुण रखने वाले, ठीक है, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। अब इसमें जो द्विगुण व्यंजन है ये कौन कौन से हो गए, ड और ढ, ठीक है। इनके नीचे बिंदु होना जरूरी है, देख लीजिएगा। तो उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ हो गए। और लौ को हम कहते हैं पार्श्व व्यंजन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लौ कौन सा व्यंजन है या फिर पार्श्व व्यंजन निम्न में से कौन सा है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। स्पर्श संघर्षी तालव्य श, मूर्धन्य स, दंती स और ह, अंतस्थ य, र, ल, व, उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ, और पार्श्व व्यंजन हो गया आपका लौ। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आता है लुंठित व्यंजन, या फिर इसे हम कहते हैं प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। ये कौन सा आता है, रो, रो, ठीक है। रो लुंठित व्यंजन भी है, इसको हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। और जो ये मूर्धा से भी उत्पन्न होता है, इन सब रो मतलब इन सब में आ रहा है, ठीक है। अब अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहते हैं, य और व को। ये मोस्टली आपको ये भी ध्यान रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पूछा जाता है निम्न में से अर्धस्वर कौन कौन से हैं। य और वो को हम अर्धस्वर मानते हैं, या फिर अर्ध व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि आधे स्वर है तो आधे व्यंजन, या फिर अर्धस्वर को हो या अर्ध व्यंजन को, कौन से हो गए, य और वो। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। कौन कौन से हो गए संयुक्त व्यंजन, स्र, श, त्र और ज्ञ, ठीक है। अभी हमने देखा कि स्वर कितने हैं, स्वर है सॉरी व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। इन चारों को हमने व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा था, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये व्यंजन नहीं बल्कि संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। यानी कि संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि ये दो अलग अलग व्यंजनों की मदद से बने हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्र की, यानी कि जो पहले में लिखा है हमने स्र, तो ये तालव्य श प्लस रो, इसकी मदद से बना है, ठीक है। तालव्य श प्लस रो से बना है स्र। और जो हम बात करेंगे यहाँ पर श की, जो ये श है, ये क प्लस ये पेट कटा सो यानी मूर्धन्य सो की मदद से बना है। अगर आप इससे भी हलंत लगाओगे तो यहाँ आपको ओ बाहर निकालना पड़ेगा इस तरह से,
या फिर आप इसको इतना भी रख सकते हो। ठीक है, इतना, यहीं तक। ठीक है, ये हो गया शो। अब आपको ये चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि जो ये शो है ना, कि जब आपसे पूछा जाएगा कि क के बाद उसमें क्या कहते हैं उसे, वर्तनी नहीं, डिक्शनरी, ठीक है, तो डिक्शनरी के हिसाब से तो क के बाद आएगा, यानी कि श का जो स्थान होगा वो क के बाद होगा। ठीक है, यानी कि मान लो कि जैसे बता दिया, आपको क्वेश्चन दिया गया कि क है, फिर ख है, फिर ग है। ठीक है, ये गो है, और उसके बाद लिखा है शो। अब इनको आपने लगाना है डिक्शनरी के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या आएगा, क आएगा, क के बाद क्या आएगा, श आएगा, क्योंकि जो क है ना वो क प्लस इससे बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ख आएगा, फिर गो आएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं त्र की, तो त्र जो है ना ये तो, ये डैश हो गया ऐसे, तो प्लस रो, ऐसे मतलब भी बना है। ठीक है, अब इसमें भी हलंत लगाओगे तो यहाँ निकालोगे ओ। ठीक है, यानी कि त्र जो है तो प्लस रो। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ज्ञ की, तो जो ज्ञ है ये जो प्लस या, ठीक है, या, इससे ये मिलकर बना है। तो इन ये चार क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये स्र था इसको हमने लिखा तालव्य श प्लस रो। जो श है इसको हमने, श से मतलब क्षत्रिय वाला श है, इसको हमने लिखा क प्लस पेट कटा सो। त्र को हमने लिखा तो प्लस रो, और ज्ञ को हमने लिखा जो प्लस य। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और अब लास्ट होता है काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन कौन सा है, हो। इसे हमने कंठ में भी रखा था, आपको पता होगा, कंठ। कंठ से भी उच्चारण किसका हो रहा है, हो का हो रहा है, और इसको काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, एक ही व्यंजन है जो काकल्य में आता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।